गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे थे। इसमें हम डायरेक्ट टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं जो 50 मार्क्स का है आपका। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पेज नंबर 50 तक समझ लिया था। लास्ट टॉपिक ये था अनडिस्क्लोज इनकम। अगर आपको इनकम छुपाते हैं तो आपको कैसे कैसे टैक्स देना होगा, कौन सी इनकम मानी जाएगी, वो आपने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 1.5 यानी 51 पेज पर बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में रेट ऑफ टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। ये जो रेट ऑफ टैक्स है कि अब टैक्स की क्या रेट है इंडिया में, किस तरह से टैक्स लगता है, क्या स्लैब है, स्लैब मतलब किस इनकम पर किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है, और क्या क्या आपको एग्जेम्पशन मिलती है, छूटें मिलती हैं, वो इसमें पढ़नी है। पर ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। जब पाँचों हेड अपने पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको खुद अपने आप टैक्स लायबिलिटी निकालना ईजी रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे ये टैक्स रेट अभी समझाऊँ, समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाएंगे, मैच्योर हैं, सी इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली आप और मैं टैक्स की पे वर्क करती हैं, तो ये समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप खुद समझ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे, जैसे ये सेक्शन 112 आएगा कैपिटल गेन का, एसटीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ एसटीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जब आपने कैपिटल गेन वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो फिर आप इन सेक्शन को कैसे समझ पाएंगे। फिर मैं आपको रटाऊंगा यहाँ पर, मगअप करेंगे आप। तो इससे अच्छा है कि हम ये जो टॉपिक है, जब पाँचों हेड हमारे कवर हो जाएंगे अपने आप जब पाँचों हेड कवर होंगे तो जब आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालेंगे तो वहाँ ये ज़्यादा समझ में आएगा कि सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, टैक्स की क्या रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म गेन क्या है, शॉर्ट टर्म गेन क्या है, एटसेट्रा। तो अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। जब पाँचों हेड पूरे हो जाएंगे उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो पेजेस छुड़वाए हैं ये आपको अभी नहीं पढ़ने। जब आप अगर आप पहले से टेक्स्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने पर। जो पहली बार टेक्स्ट पढ़ रहा है मेरे से, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम आएगी, उन्हें उसे मगअप करना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी निकालना फर्स्ट चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। जब पाँचों हेड कवर हो जाएंगे, आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो टैक्स लायबिलिटी आप खुद निकालना वहाँ ईजिली सीख जाएंगे। अब हम टेस्ट और नॉलेज पे आते हैं पेज नंबर 195 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज असेसी। असेसी कौन होता है, आप पढ़ चुके थे इनकम टैक्स में, आपने असेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 22 सब सेक्शन 27 में। असेसी ऐसा कोई भी पर्सन होता है जिससे कोई भी टैक्स पे करना है, या तो इनकम टैक्स में, या कोई भी अमाउंट आपको पे करना है टैक्स वालों को, तो आपको असेसी बोला जाता है। असेसी तीन तरह के बताए थे। तो डायरेक्ट असेसी, जब आप खुद अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं, आप डायरेक्ट असेसी होते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव या डीम्ड असेसी, जब दूसरे के बिहाफ पर आपको टैक्स पे करना होता है, उसकी इनकम आपकी इनकम में क्लब की जाती है, जोड़ी जाती है, तो आपको इनडायरेक्ट असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलते हैं। और लास्ट था असेसी इन डिफॉल्ट, अगर आपने कोई लॉ तोड़ दिया, इनकम टैक्स का कोई वायलेशन किया है, आप पे कोई इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी लग रही है, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल बताइए वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। जब प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है इटसेल्फ, इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर की जगह। वैसे आप ये पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में तो इनकम अर्न करते हैं, जिसे आप अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, टैक्स वाले उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में तो आप इनकम अर्न करते हैं और प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर। आपके कोर्स के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। यानी 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच में जो आप इनकम अर्न करेंगे उस पर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो अपन ने वैसे 5 एक्सेप्शन पढ़े थे। आपने कि शिपिंग बिजनेस वाला पढ़ा था सेक्शन 172 कि अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हैं, आपका काम है, नॉन रेजिडेंट हैं और शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन लोगों का सामान या पैसेंजर को इंडियन पोर्ट से दूसरे फॉरेन पोर्ट लेके जा रहे हैं, तो उस नॉन रेजिडेंट को सेम ईयर में टैक्स देना होगा। जितना भी वो भाड़ा कलेक्ट करेगा, फेयर कलेक्ट करेगा इंडियन कस्टमर से, उसका 7.5% उसकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। फिर आपने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंट आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो अगले साल का वेट नहीं होगा। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, तो सेम ईयर की इनकम पर सेम ईयर में टैक्स देना होगा। फिर आपने पढ़ा था थर्ड पॉइंट, कोई एओपी है, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो सेम ईयर में ही फॉर्म होता है और सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाता है, तो भी अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में ही टैक्स आपको देना होगा। और एक और पॉइंट आया था कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स की चोरी के मोटिव से, आपकी इंटेंशन टैक्स चोरी करने की और वो आप प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने के मोटिव से प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र होती है
और ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती है कि आप टैक्स की चोरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में ही टैक्स देना होगा। और एक लास्ट आया था डिसकंटिन्यू बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते थे और आपने बंद कर दिया तो अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में ही टैक्स देना होगा। ऑल दो डिसकंटिन्यू बिजनेस में असेसिंग ऑफिसर को ऑप्शन दे रखा है, चाहे तो वो सेम ईयर में ले और चाहे तो वो नेक्स्ट ईयर में ले। तो ये मैंने आपको समझा दिया, सॉल्यूशन आप पीछे पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट्स वही हैं जो आप पहले री समझ चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ चुके थे, दाय भाग मिताक्षरा। दो स्कूल है हिंदू लॉ जो मनु ऋषि पे बेस्ड है, मनु ऋषि ने हिंदू विधि लिखी, कैसे हिंदुओं के रीति रिवाज होंगे, कैसे उनमें रिलेशन होंगे एटसेट्रा, एंड वेयर आर दे प्रेवलेंट, कहाँ पे वो चलते हैं। एक्सप्लेन ऑल्सो मेंशन द डिफरेंस, बताइए टू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। आपने पढ़ लिया था ये टॉपिक भी डिटेल में, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। एक दाय भाग होता है, एक मिताक्षरा होता है। दाय भाग वेस्ट बंगाल आसाम में चलता है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा प्रिवेल करता है। दाय भाग क्या कहता है, जब तक फादर जिंदा है उसकी प्रॉपर्टी में, यानी कोई एल्डर वन जिंदा है उसकी प्रॉपर्टी, उसके जिंदा रहते हुए आप प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकते दाय भाग में। जबकि मिताक्षरा क्या बोलता था, जो रेस्ट ऑफ इंडिया चलता है, मिताक्षरा कहता है कि फादर के जीवित रहते हुए भी आप पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस यही था इसमें, तो ये भी आप पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछना, लास्ट वीडियोस में आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी पढ़ा दिया था। पर्सन की डेफिनेशन में आया था, जब पर्सन की डेफिनेशन आई थी तो वहाँ पे एक एसोसिएशन पर्सन एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई का टॉपिक आया था। डिफरेंस बहुत इजी है, पर एसोसिएशन पर्सन में नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, कोई कंपनी फर्म भी जुड़ सकती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन से मैं आप, वेदर ही शी, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, वो सब इंडिविजुअल है, यानी इसमें क्यों नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो टैक्स लायबिलिटी निकालने के हैं, जब 5 हेड पूरे हो जाएंगे हम तब करेंगे इनको कवर। अभी कर सकते हैं पर इससे फिर मगअप करना बोला जाएगा, इसे रटना बोला जाएगा, क्योंकि आपके 5 हेड अभी पढ़े हुए नहीं हैं। तो इन क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, जब 5 हेड क्लियर हो जाएंगे तो ये अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल से पूरा कवर होता है, बस वो टैक्स वाला पॉइंट छुड़वाया है, वो हम 5 हेड की बात करेंगे। अब हम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू, इनकम टैक्स कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है आप पढ़ चुके हैं। होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनकम टैक्स एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अर्न इनकम ₹1 lakh फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज कैरिड अब्रॉड अ शिप सिचुएटेड इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। आपको बताया था इंडिया जो है 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड होता है, पानी में भी लिमिट होती है जहाँ सी खत्म होता है। उसके बाद जो बेस लाइन होती है, थोड़ा सा आगे जाके बेस लाइन बनाई जाती है, तो क्योंकि इंडिया जो है थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, कई जगह से तिरछा है, मतलब ये जो आपका लैंड का एरिया है, तो एक बेस लाइन खींची जाती है। उस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 पानी में भी लिमिट होती है हर कंट्री की, तो इंडिया की लिमिट कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा। इसके स्टार्टिंग के 12 नॉटिकल माइल्स को क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर, और रेस्ट को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये टेरिटोरियल वाटर में भी अगर आपको इनकम कमाएंगे या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कोई इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स कहाँ देना होगा, भारत में ही देना होगा। तो ये वो वाला पॉइंट है। अगर आपने नहीं इंडिया की डेफिनेशन ढंग से नहीं समझी तो आप प्लीज़ वो पुराना जो वीडियो अपलोड है जाके देख सकते हैं। X earned ₹1 lakh from certain activity carried abroad a ship situated in territorial water of India off the coast of Mumbai. मुंबई के समुद्र के किनारे है। He claimed such income to be outside the scope of income tax. वो ये कह रहा है कि इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। इज ही करेक्ट, क्या वो सही बोल रहा है? नहीं, वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इंडिया की डेफिनेशन होती है, जो इंडिया मैप में दिखता है वो तो है ही लैंडस्केप जो आपको दिखता है। इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आप कुछ कमाते हैं तो टैक्स आपको देना होगा। और इसके ऊपर जो एयर स्पेस है, जो हवा है टेरिटोरियल वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर, और तो उसमें भी अगर कुछ आप कमाते हैं तो टैक्स देना होगा। तो एक एक्स गलत बोल रहा है, अगर आप टेरिटोरियल वाटर में इनकम कमाते हैं तो इंडिया में टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 80GG आप आगे पढ़ेंगे, इन्होंने एक एग्जांपल बना के दे रखा है। सेक्शन 80GG ऑफ द एक्ट, ये एक एक्ट ये अलाउ, ये सेक्शन क्या कहता है, अलाउ
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड बाय असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। ये सेक्शन ये कहता है, आगे पढ़ेंगे आप जब डिडक्शन वाला चैप्टर आएगा, कि अगर आप रेंट पे रहते हैं, किराया पे करते हैं, तो उस किराए को आपकी इनकम में से कम कर दिया जाता है, क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है। जैसे 10 लाख की सैलरी है आपकी सपोज, और 1 लाख साल का किराया देते हैं, आप रेंट पे रहते हैं कहीं, तो आपसे 9 लाख पे टैक्स दिया जाएगा। ऑल्दो उसकी लिमिट है कुछ कि मैक्सिमम कितना किराया घटेगा, समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि पूरा किराया घटाया जाएगा। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर एसएससी रेंट पे करता है तो उसे डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन मतलब जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से घटा दिया जाएगा। द प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब आपको पढ़ा दिया गया था एक्सेप्शन, मतलब उल्टा बोला जाएगा सेक्शन के अगेंस्ट में। प्रोविजो यानी एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। टू दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। ये प्रोविजो इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी वेयर द अकोमोडेशन इज ओन बाय असेसी, अगर आपका खुद का ही मकान है उस शहर में, और आप फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली मेंबर का मकान है उस शहर में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोविजो, यहाँ प्रोविजो देने का पर्पस क्या है, ये आपसे लॉजिक पूछ रहा है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में 80GG वैसे आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी समझ लें कि अगर आप रेंट पे रहते हैं कहीं और किराया देते हैं तो उस रेंट को आपकी इनकम में से घटाया जाता है। और ये अच्छी बात है, इनकम को में से डिडक्शन देने से इनकम कम हो जाती है और आपको टैक्स कम देना होता है। पर इसका एक एक्सेप्शन है प्रोविजो कि अगर जिस शहर में आप किराए में पर रह रहे हैं उसी शहर में आपका या आपके फैमिली मेम्बर्स का मकान है, तो फिर आपको उस किराए की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये क्या कहलाया जाएगा, क्या है ये पूछ रहा है वो आपसे। एक्सप्लेन और क्लैरिफाई, क्या वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कोई प्रोविज़न, नहीं, प्रोविज़न तो ये होता है, क्लैरिफाई किया है कि किराया देने पे डिडक्शन मिलेगी, वो तो क्लैरिफिकेशन है। उन्होंने किसी मीनिंग को, टर्म को डिफाइन किया नहीं, प्रोसीजर बताया नहीं। प्रोवाइड एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन, उन्होंने क्या बताया, एक्सेप्शन बताया, इस सेक्शन के अगेंस्ट में बात की है, तो आपका आंसर होगा बी, ये एक्सेप्शन बता रहा है प्रोविजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 2, subsection 24, clause 9 of the act provide that winning from lottery will be included within the scope of income. इनकम, लॉटरी खुलना भी इनकम है, आपने पढ़ा था इनकम की डेफिनेशन, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, अगर आप इनसे कोई पैसा जीतते हैं तो वो भी इनकम माना जाएगा। स्टेट दैट लॉटरी इंक्लूड विनिंग फ्रॉम प्राइजेस अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट और बाय चांस और इन एनी अदर मैनर। तो लॉटरी का मतलब बता रखा है कि लॉटरी क्या होती है, से एक्सप्रेशन दे रखा है, लॉटरी का मीनिंग बता रखा है कि या तो कोई प्राइज़ आप जीतते हैं, ये कोई ड्रॉ लॉट चिट निकाली जाती है, ड्रॉ निकलता है, या चांस रहता है, या इन वॉट एवर मैनर किसी भी तरीके से आप जीत सकते हैं उसमें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देने का पर्पस क्या है, इस प्रोविज़न को समझाना। ये तो टेक्सोलॉजी ने लिख दिया कि लॉटरी से अगर आप जीतोगे तो इनकम माना जाएगा, पर अब लॉटरी की डेफिनेशन उन्होंने क्यों दी, ताकि आप ढंग से प्रोविज़न को समझ सकें। तो इसका आप देखिए पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन में पहले गलत ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइड एक्सेप्शन, कहीं एक्सेप्शन नहीं डिफाइन किया है लॉटरी को, कोई एक्सेप्शन थोड़ी दिया उन्होंने। प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया बताई है नहीं। डिफाइन मीनिंग ऑफ टर्म, ठीक है, किसी टर्म को डिफाइन किया नहीं। इनकम तो पहले से डिफाइन है, इनकम टर्म अगर इनकम को डिफाइन करते इस लाइन में तो कहा जाता है वो डिफाइन किया है, पर यहाँ तो लॉटरी को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन और क्लैरिफाई किया उस प्रोविजन का, जो कि इनकम में एक पॉइंट है। नेक्स्ट, which route does the central government take every year to make amendment to income tax act? इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करने के लिए हर साल बजट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर इशू करते हैं। इस फाइनेंस एक्ट में स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जैसे अभी बजट आया था, तो नेक्स्ट ईयर कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, जिसे आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स में। उस प्रीवियस ईयर में आप जितना कमाओगे उस पर किस रेट से टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं होता कि आप कमाएंगे फिर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट बताएगी कि टैक्स की रेट क्या है, आपको एडवांस में ही फाइनेंस एक्ट में बता दिया जाता है। फरवरी में आता है आपका बजट, एडवांस में बता दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो आप कमाने वाले हैं, जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आप कमाने वाले हैं आने वाले, उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना होगा। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं हर साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबॉर्डिनेट टू CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं, 2 बोर्ड होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। हमारे इंडिया में 2 बोर्ड बनाए गए हैं जिनका काम है रेवेन्यू कलेक्ट कर पे निगरानी रखना। एक तो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स के मैटर देखता है कि कोई चोरी ना कर पाए, प्रोसीजर वगैरह बनाता है ढंग से। एक होता है CBIC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। CBIC की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये GST और कस्टम के बारे में देखते हैं कि सही पे रेवेन्यू की चोरी तो नहीं कर रहा, GST की टाइम टू टाइम कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबॉर्डिनेट, कौन सा डिपार्टमेंट जो सीबीडीटी के अंदर अंडर में काम करता है, सीबीडीटी के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सुपीरियर हो गया, इसके सीबीडीटी को रिपोर्ट करना होता है फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तो दो पार्ट हैं, एक तो इसमें दो बोर्ड हैं, डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू है इसमें एक तो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एक सीबीआईसी है, तो ये दोनों तो इसके अंडर में काम करते हैं, तो सुपीरियर हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा के अंडर, यानी जो स्टेट की विधानसभा है क्या वो सीबीडीटी के अंदर में आती? नहीं, वो तो अलग है, वो सरकार चलाते हैं वहाँ पर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर सीबीडीटी के अंदर में आता है, यानी सीबीडीटी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऑफिसर्स को मानने होते हैं, तो सीबीडीटी के सबऑर्डिनेट हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ जो है वो बेसिक सोर्स का इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखे हैं सारे प्रोविजन, तो जो बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स का लॉ का वो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, जिनके लिए कोई रूल्स में चेंज हुआ तो नोटिफिकेशन निकाला जाता है, नोटिफिकेशन पब्लिक को बताने के फॉर्म्स में। सर्कुलर, आपने पढ़ा था सर्कुलर डिपार्टमेंट को इशू किए जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को कुछ चेंजेस बताने के लिए सर्कुलर इशू करता है, तो सर्कुलर को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। और आप पढ़ चुके हैं जो सर्कुलर होते हैं वो असेसी पे बाइंड नहीं होते हैं, असेसी उनको मानने के लिए लायबल नहीं होता है। हाँ, अगर सर्कुलर में कोई अच्छी बात की गई है जो असेसी के फेवर में जा रही है, टैक्स पेयर के फेवर में जा रही है, तो वो उसका बेनिफिट उठा सकता है, पर वो चाहे तो सर्कुलर को में जो बात लिखी हुई है वो असेसी पे अप्लाई नहीं होती है, जो टैक्स पेयर है उन पे अप्लाई नहीं होती है, हाँ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स पे अप्लाई होती है। सेक्शन 80C अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेड एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। 80C अभी आप पढ़ेंगे जब आप पीएफ में पैसे जमा कराते हैं, पीएफ एक फ्यूचर सेविंग है, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, तो आपको डिडक्शन मिलती है। जैसे 10 लाख की सैलरी, आपने 1 लाख प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा 80C में, तो आपकी इनकम पे 9 लाख पे ही टैक्स लगेगा 10 की जगह, यानी डिडक्शन देने से आपकी इनकम कम हो जाती है। सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाई बाय इट इन बिहाफ ऑफ ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि अगर आप पीएफ में पैसे जमा कराते हैं तो ऑफिशियल गजट में तो आपको डिडक्शन मिलती है। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नीड टू इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या इशू करना पड़ेगा अगर पब्लिक को बताना है? नोटिफिकेशन, आपने पढ़ा था, रूल तो सरकार बनाती है, ठीक है, फॉर्म भी जो है सीबीडीटी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो इशू करती है फॉर्म, जैसे कौन सा फॉर्म भरेंगे इनकम टैक्स चुकाने के लिए, सर्कुलर सीबीडीटी डिपार्टमेंट्स को इशू करते हैं। नोटिफिकेशन पब्लिक एट लार्ज को इशू किया जाता है, अगर गवर्नमेंट कोई भी बात पब्लिक को बताना चाहती है लार्ज लेवल पे तो नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है, तो आंसर होगा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ये आप पढ़ेंगे आगे। प्रोवाइड एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ अ परक्यूजेड, मतलब कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है, कोई अलाउंसेस कैश में होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। एक तो परक्यूजेड वर्ड होता है, परक्यूजेड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कैश में नहीं मिलते। आपका है जैसे आपको रहने के लिए घर दे दिया आपके एम्प्लॉयर ने, आपको खाना बनाने के लिए कुक दे दिया, तो ये सब परक्यूजेड हैं। और अलाउंसेस मतलब वो कैश में देगा, जैसे खाने के लिए आपको पैसे दे दिए कि अलाउंसेस हो गया, आपको घूमने जाना है तो पैसे दे दिए तो वो अलाउंसेस हो गया। सैलरी के अलावा कैश में जो चीज़ें मिलती हैं वो अलाउंसेस का पार्ट होती हैं। स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस होली, क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को टू मीट मतलब फुलफिल कर सकें पूरी तरह से, नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, ताकि आप अपनी जॉब्स को पूरा कर सकें। as may be prescribed to the extent to which such expenses are actually incurred for that purpose, ताकि आप जो खर्चा हुआ है, आपका जो खर्चा हुआ है वो आप उसे फुलफिल कर सकें। Where would one need to look at for what has been prescribed in this respect? तो ये हमें कैसे पता लिखा है ना, as may prescribe, as may prescribe पहले ही बताया था, जहाँ पे भी as may prescribe वर्ड आ जाता है पूरे कोई सा भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई सा भी कानून आप पढ़ रहे हैं तो वो रूल्स की बात करता है। भाई ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्या कहता है कि कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं अपने मालिक की तरफ से, कुछ पैसे आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा, अलाउंसेस मतलब कैश में मिलता है सैलरी के अलावा पैसा, तो उसकी एग्जेम्पशन दी जाती है, छूट दी जाती है, क्योंकि वो पैसा आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए खर्च कर रहे हैं। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे आप ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं तो आने जाने का किराया लगता है, तो आपके मालिक ने 2000 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया कैश में, 2000 रुपये अलग से दे रहा है सैलरी के अलावा, तो ये अलाउंस हुआ स्पेशल अलाउंस, आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए दे दिया। अब ये कितना माफ़ होगा, क्वेश्चन ही उठता है, कैसे पता चलेगा कि कितना माफ़ किया जाएगा, क्योंकि इनकम हो रही है, 2000 रुपये मिल रहे हैं आपको, तो इसके लिए रूल्स बनाए टैक्स वालों ने कि कैसे पता करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इतने रुपये एग्जेम्प्ट होने चाहिए, तो हम रूल्स में बताया जाएगा, इसके लिए हमें रूल्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट
CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ इशूड अ सर्कुलर निकाला जाता है, हमने पढ़ा था CBDT सर्कुलर इशू कर सकता है अपने टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिसर्स के लिए, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल टू द असेसी। ठीक है, असेसी के फ़ायदे की बात नहीं की गई है उसमें, तो असेसी मानने के लिए भी बाइंड नहीं है। असेसी मतलब करदाता टैक्स पे जिसे कोई अमाउंट पे करना है, तो सर्कुलर में अगर कोई ऐसी बात लिखी गई है जो असेसी के फेवर में नहीं जा रही, तो असेसी उसको मानने के लिए लायबल नहीं है। तो सर्कुलर विल बी बाइंडिंग। सर्कुलर किस पे बाइंड होते हैं? असेसी पे नहीं। जब वो हमारे फेवर में नहीं है तो बाइंड नहीं करेंगे। हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट तो और भी इंडिपेंडेंट होता है, उस पर इनकम टैक्स के सर्कुलर बाइंड नहीं होते। यानी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इनकम टैक्स के सर्कुलर को मानने के लिए बाध्य नहीं है। असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर को तो माननी पड़ेगी CBDT की बात, तो आंसर होगा ये CBDT के असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर पे बाध्य होंगे। नेक्स्ट, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वांट टू क्लैरिफाई सर्टेन डाउट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। TDS कितना कटना चाहिए? TDS पहले बताया कि जैसे इनकम जनरेट होती है हाथों हाथ आपका टैक्स काटा जाता है, उसे TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कुछ रूल हैं, उन पर हर किसी इनकम पे TDS नहीं करता। एक चैप्टर पढ़ेंगे TDS का, उसमें पढ़ेंगे कि जैसे इनकम जनरेट होगी हाथों हाथ टैक्स देना होता है, उसे आप TDS बोलते हैं। ऑन द GST कंपोनेंट ऑफ अ पेमेंट, GST अगर लिया जा रहा है तो किस पार्ट पे आपको TDS देना होगा? तो व्हाट कैन इट डू, वो क्या इशू करेगा? CBDT सर्कुलर। अगर आप CBDT कोई बात बतानी है तो वो सर्कुलर जारी करेगा, सर्कुलर इशू करके बताएगा कि कोई क्लैरिफिकेशन देना है तो सर्कुलर के थ्रू देता है। द असेसिंग ऑफिसर फॉलो अ व्यू स्टेटेड बाय CBDT। CBDT जो बात कहता है वो असेसिंग ऑफिसर को फॉलो करनी होती, माननी होती है। एंड एडेड ₹1 लाख टू द इनकम ऑफ द असेसी, और उसने 1 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ा दी। असेसी मतलब टैक्स पेयर जिसे पेमेंट करना है टैक्स का, आपकी इनकम बढ़ा दी है। ठीक है। असेसी क्लेम दैट द व्यू वॉज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। असेसी एक्ट को चैलेंज करता है। आप कर सकते हैं, कोई कानून अगर इंडिया में बनता है और आपको लगता है वो गलत कानून है, आपके साथ गलत हो रहा है, कॉन्ट्रेरी, वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो कानून को आप चुनौती दे सकते हैं और कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं अपील, एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर इन द कोर्ट। अब वो कोर्ट जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ। आपको लगता है कि आपकी इनकम फालतू में बढ़ाई जा रही है ज़्यादा टैक्स लेने के लिए, तो आप कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। द कोर्ट upheld the view of the assessee and deletion the addition। वो आपकी बात मानता है, कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देता है और कहता है ये इनकम घटा दी जाए, ये गलत जोड़े गए हैं 1 लाख रुपए। हुज वर्ड विल बी फाइनल, यहाँ किसकी बात मानी जाएगी? ऑब्वियसली कोर्ट की बात तो सरकार को ही माननी होती है। जो कोर्ट डिसीजन देता है वो मानना ही पड़ता है, भले ही कानून में कुछ भी लिखा हो। असेसी का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, असेसिंग ऑफिसर CBDT की कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। नेक्स्ट, द वर्ड लोकल अथॉरिटी इज नॉट डिफाइंड द एक्ट। लोकल अथॉरिटी यानी ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इनकम टैक्स में। वेयर शुड वन फर्स्ट लुक, तो हमें अगर किसी टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं दी जाती, किसी भी एक्ट की मैं बात करूँ, कंपनी एक्ट से भी वॉट एवर, तो फिर आप जनरल क्लॉज एक्ट देखते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट बना हुआ है जिसमें हर टर्म्स की जो इंग्लिश के वर्ड है उनकी मीनिंग बता रखी है, तो फिर हम जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ड को डिफाइन करते हैं। अगर किसी एक्ट में कोई टर्म डिफाइन नहीं है तो आप जनरल क्लॉज एक्ट में देखने जाते हैं। नेक्स्ट, income tax shall be charged for an dash assessment year in accordance with and subject to the provision of this act in the respect of total income। income tax जो लगता है वो assessment के लिए चार्ज होता है total income पर of the previous year of every person at the rate prescribed for the year by the annual finance act। जो बजट होता है इनकम टैक्स की रेट तो उसमें दी होती है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो ये लाइन मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भर ही दिया कि इनकम टैक्स जो है वो हर असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है आपकी टोटल इनकम पे जो प्रीवियस ईयर में आपने अर्न की है, और एवरी पर्सन को देना होता है अगर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विद जेड लिमिटेड रिजाइन ऑन 31/12/2023 को आपने जॉब छोड़ दी। ठीक है। ही अर्न सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस, आपने सैलरी कमाई होगी दिसंबर तक, अप्रैल से शुरू होता है अपना प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 तक चलता है अपना प्रीवियस ईयर। ही हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विल कमेंस। बताइए असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट हो गई? तो आप पढ़ ही चुके हैं। आपके कोर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर बोले अकाउंट्स में, इसी प्रीवियस ईयर को अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल बोला जाता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं। अब इसने जॉब दिसंबर में छोड़ दी और ये और कोई जॉब नहीं करा तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर 9 मंथ का हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था 12 मंथ का भी हो सकता है पूरा, 9 मंथ का भी हो सकता है और 6 मंथ का भी हो सकता है, यानी प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है।
और असेसमेंट एक साल आगे चलता है जो कि 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा आपके कोर्स के लिए और 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो प्रीवियस ईयर तो यही रहेगा, असेसमेंट ईयर इस साल तो 1 अप्रैल 24 असेसमेंट ईयर है, उसका जो पीरियड कमेंस होगा इनकम कैलकुलेट करने का 1 अप्रैल 24 होगा आपका आंसर। भले आपने इनकम दिसंबर तक की कमाई, उससे मतलब नहीं, जनवरी में थोड़ी टैक्स लिया जाएगा। ये उन 5 एक्सेप्शन में थोड़ी आ रहा है कि भाई आपने पढ़े थे ना 5 एक्सेप्शन कि सेम ईयर में कमाना है और सेम ईयर में टैक्स देना है। पहला एक्सेप्शन क्या था, अगर आप नॉन रेजिडेंट और शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो इंडिया लोगों से जो भी भाड़ा आपने कलेक्ट किया, फ्रेट आपने कलेक्ट किया, उसका 7.5% आपकी इनकम माना जाएगा। उस पर पहले टैक्स दे के जाना होगा, तभी आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। दूसरा क्या था, अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया परमानेंट छोड़ के जा रहा है, तो उसे सेम ईयर में टैक्स देना होगा, अगले साल का वेट नहीं होगा। तीसरा था कोई एओपी है, वीओआई है और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होता है और फिर सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, तो भी नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, सेम ईयर ही आपको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट था कोई पर्सन टैक्स चोरी करने के मोटिव से, टैक्स को अवॉइड करने के मोटिव से अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करता है और ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती है, तो भी नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, हाथों टैक्स देना होगा। और फिफ्थ पॉइंट था डिसकंटिन्यू बिजनेस, अगर आपने डिसकंटिन्यू बिजनेस कर दिया है, बंद कर दिया है बिजनेस, तो सेम ईयर में ही आपको टैक्स देना होगा, अगले साल का वेट नहीं होगा। हाँ, इस वाले पॉइंट में डिसकंटिन्यू बिजनेस में इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो आपको कह सकता है कि ठीक है अगली बार अगले साल दे देना, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देना। तो यहाँ पे वो पांचों है, थोड़ी उन पांचों एक्सेप्शन में तो आ ही नहीं रही है चीज़। तो आपका जो असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा। मिस्टर वाई हैज़ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट 24-25, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। इनकम फॉर विच ईयर हैज़ बीन डिस्क्लोज इन द रिटर्न ऑफ इनकम, आपको बताना है कि कौन से ईयर की इनकम फाइल की गई होगी। यहाँ पे ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो प्रीवियस ईयर एक साल पहले चलेगा इससे, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 23 और 24, तो पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंशियल बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न है जो आपने 24-25 में फाइल की होगी। रिटर्न ऑफ इनकम आप पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम की डिटेल जिस फॉर्म में आप फाइल करते हैं उसे रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं। और ये एक टाइम पीरियड है जो अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, उसमें आप टैक्स वालों को डिटेल देते हैं कौन सी इनकम है, कहाँ से कमाई, कितना टैक्स दे चुके हैं, कितना पेंडिंग है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, total income of Mr. P earned during the previous year 23-24 will be charged to tax in the assessment year 24-25। previous year एक साल पहले चलता है, assessment year उससे आगे चलता है, तो जो previous year है आपका 23-24 उसमें जो आपने इनकम कमाई उस पर जो आपको टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा, 31 मार्च 25 को एंड होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। मिस्टर जेड डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया जेड ने। ही एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑन 5 मार्च 2023, आपके साल से पहला वाला साल है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है, मार्च की बात कर रहा है। उसने मशीन खरीदी 5 मार्च को, ठीक है। विच वर इंस्टॉल्ड ऑन 10 मार्च 23, मशीन लग गई 10 मार्च 23 को। द बिजनेस वॉज सेटअप ऑन सेटअप, बिजनेस पूरी तरह से बिजनेस सेटअप हुआ। एक मशीन लगाने से थोड़ी बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपको फिर और भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, एटसेट्रा। तो बिजनेस सेटअप होता है यूज़ में लेने के लिए 15 अप्रैल 2023, यानी जिस दिन बिजनेस सेटअप हो गया उस दिन से आप बिजनेस शुरू कर सकते थे। एंड वॉज फाइनली कमेंस, पर बिजनेस शुरू होता है 15 मई 2023, एक महीने बाद। यानी आप चाहते तो 15 अप्रैल से अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे, पर आप किसी रीज़न से डिले हो गया होगा और आपका बिजनेस 15 मई को जाके शुरू हुआ। व्हाट वुड बी द फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर दिस बिजनेस, बताइए प्रीवियस ईयर क्या होगा इस नए बिजनेस के लिए। तो आपने पढ़ चुके हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है। और जो असेसमेंट ईयर है वो एक साल आगे चलता है, जो 1 अप्रैल 24 से शुरू होता है और 31 मार्च 25 को एंड होता है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, अगर आपने कमाना ही पहली बार शुरू किया या लेट कमाया, बीच में जॉब छोड़ दी, तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। जबकि असेसमेंट ईयर कभी भी 12 मंथ से कम का नहीं होता है, तो पूरे 12 मंथ का ही होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर 12 मंथ का या 12 मंथ से कम का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपका बिजनेस 15 अप्रैल से शुरू हो गया, सेटअप हो गया था, पर आपने शुरू किया 15 मई को। तो टैक्स वालों ने एक पॉइंट, आप बीएनपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में,
कि अगर आपकी इंटेंशन देखते हैं टैक्स वाले कि आप किस दिन से आप कमाना चाहना शुरू करना चाह रहे थे। तो जब बिजनेस सेटअप हो गया था तो आपकी इंटेंशन 15 अप्रैल से ही होगी बिजनेस स्टार्ट करने की, वो कोई और कुछ रीज़न से आप लेट शुरू करा इससे मतलब नहीं है। तो आपका प्रीवियस ईयर 15 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। ए होगा आपका आंसर, राइट। यानी प्रीवियस ईयर 15 दिन से कम हो गया, क्योंकि आपने मशीन कब लगाई इससे मतलब नहीं है। इंटेंशन देखते हैं टैक्स वाले आपकी कि किस दिन से आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, उसी दिन से वो आपकी इनकम को काउंट करते हैं ड्यू बेसिस पे। नेक्स्ट, मिस्टर बिजी इज रनिंग अ ग्रॉसरी बिजनेस। आप किराने की शॉप चलाते हैं, ग्रॉसरी बिजनेस करते हैं 2008 से ही बिजनेस करने में बहुत साल हो गए। व्हाट वुड बी द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट 24-25। तो इसमें प्रीवियस ईयर तो एक साल पहले जाएगा, तो आपका आंसर होगा 23-24, क्योंकि तो 2008 से ही कर रहा है ना बिजनेस, तो इसके लिए प्रीवियस पूरे 12 मंथ का होगा। 12 मंथ से कम का पीरियड किसके लिए लिया जाएगा, जो पहली बार बिजनेस शुरू करता है आपके साल में, या किसी रीज़न से बीच में जॉब छोड़ दिया, बिजनेस करना बंद कर देता है, जॉब छोड़ देता है, तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। पर जो पहले से बिजनेस करता आ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर कभी भी 12 मंथ से कम का नहीं होता है। नेक्स्ट, मिस्टर वर्क स्टार्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 23 को आपने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। ही इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, आप कंपनी में भी जॉब करते हैं थ्रू आउट द ईयर 23-24, यानी आप पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। इन विच असेसमेंट ईयर विल इनकम बी टैक्स, किस असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा इनकम पे, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर लगेगा, ऐसा थोड़ी सेम ईयर में लगेगा, यून 5 एक्सेप्शन में थोड़ी आ रहा है। तो फिर आपका जो 23-24 तो क्या है, प्रीवियस ईयर है, और 24-25 क्या है, असेसमेंट ईयर। तो देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 फॉर बिजनेस एंड सैलरी इनकम पे 24-25 में ही टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 172 नॉन रेजिडेंट वाला था, आपने पढ़ा था कि कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है तो इंडिया छोड़ने से पहले उसने इंडियन पैसेंजर से जितना भी किराया कलेक्ट किया उसका 7.5% इनकम माना जाएगा, और उस पर जो टैक्स की रेट है उस टैक्स की आपको टैक्स पे करना होगा उस पर, और फिर तभी आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। तो अंडर सेक्शन 172 टैक्स कैन बी डिमांडेड वेयर अ शिप बिलोंग टू और चार्टेड बाय अ नॉन रेजिडेंट, फिर इन द ब्लैंक था नॉन रेजिडेंट लीव द इंडियन पोर्ट, ठीक है। अंडर सेक्शन 174 ये वही था। अंडर 174 में आपने पढ़ा था कि कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसकी इंडियन लौटने की कोई इंटेंशन नहीं है, तो सेम ईयर में ही उसे टैक्स पे करके जाना होगा। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। इट अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर दैट ही मे लीव वो छोड़ सकता है इंडिया शॉर्टली एंड हैज़ नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर यूएस, ओके, अ सिटीजन ऑफ यूएस में रहते हैं, इज रेजाइडिंग इन इंडिया सिंस द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल से भारत में ही रह रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रीसीडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 द एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर कम्स टू नो ऑन 1 जनवरी 25 दैट मिस्टर यूएस वुड परमानेंटली लीव इंडिया ऑन 15 मई 25, यानी 15 मई 2025 को छोड़ के जाएंगे इंडिया, ठीक है, इन्हें पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट कैन द एओ मेक, तो इधर देखें, पहले अपने साल की बात करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा, और वो तो इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं 15 मई 2025, 15 मई 2025। तो इस साल तो जा नहीं रहे ना असेसमेंट, सेम ईयर में तो जा ही नहीं रहे। आपने पता सेम ईयर में कोई जा रहा है तो सेम ईयर में टैक्स दें, तो इस साल तो जा नहीं रहे, इस साल भी नहीं जा रहे, मार्च के बाद है 25, तो यहाँ तो रेगुलर असेसमेंट होगा, यानी नॉर्मली इस साल जो कमाया होगा उस पर 24-25 में टैक्स देना होगा। अब जब 24-25 स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और इसका असेसमेंट क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, राइट। नेक्स्ट सेशन में जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनके लिए ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा, 31 मार्च को एंड होगा, तभी इनकम टैक्स की बुक नहीं खरीदनी पड़ती है, बदल जाती है। और जो असेसमेंट ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 25 से 26, और ये इंडिया छोड़ के कब जाने हैं 15 मई 25। तो इस साल की इनकम पे भी वेट होगा, नेक्स्ट इस साल टैक्स देंगे, और जो 1 अप्रैल से 15 मई तक कमाएंगे, क्योंकि इसी साल छोड़ के जा रहे हैं ना 25 में, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा ये वाला ईयर, तो 1 अप्रैल से 15 मई को जो कमाएंगे उस पर भी हाथों हाथ टैक्स देके जाना होगा। अब पढ़ लें, वही लिखा है रेगुलर असेसमेंट 23 चॉइस के लिए तो रेगुलर असेसमेंट होगा नॉर्मली जो होता है। एक्सेलरेटेड असेसमेंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 पे हो जाएगा, और 1 अप्रैल से 15 मई तक असेसमेंट 24-25 में हो जाएगा, यानी इनमें सेम ईयर में आपने 24-25 में आप कमा रहे हैं, इसी में आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 में, क्योंकि आप नियर बाई छोड़ के जा रहे हैं ना, 1.5 महीने बाद ही छोड़ के जा रहे हैं,
तो आपको सेम ईयर में टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा अपने को। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अगर कोई पर्सन परमानेंट ईयर छोड़ के जा रहा है तो जिस भी प्रोबेबल डेट को वो छोड़ के जा रहा है उस असेसमेंट ईयर में उसे टैक्स पे करना होता है, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा उसके लिए। नेक्स्ट, On the basis of information received, the AO assessing officer want to make assessment, वो आपका टैक्स कैलकुलेट करना चाहता है, कर निर्धारण असेसमेंट इन द रेलेवेंट ईयर इटसेल्फ, सेम ईयर में, इन द फॉलोइंग केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वैलिड, बताइए वो किन केसेस में सेम ईयर में ही आपसे टैक्स ले सकता है। ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पर। पहला, मिस्टर रन में लीव फॉर फिनलैंड आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद फिनलैंड जा रहे हैं मिस्टर रन, एंड 6 मंथ असाइनमेंट पे, आफ्टर विच ही विल रिटर्न, 6 महीने बाद लौट आएंगे। तो ये परमानेंट इंडिया छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो नहीं रहेगा, इसमें सेम ईयर में टैक्स नहीं ले सकते आप। मिस्टर सिंसियर एस्टिमेटिंग अ हुज टैक्स डिमांड इज गोइंग टू सेल वन ऑफ हिज मैनी प्रॉपर्टी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सिंसियर जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहा है अपनी, और इस पर बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी निकलती है। तो क्या हुआ, टैक्स तो अगले साल ही देना होगा ना। आपने ये पढ़ा, कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, टैक्स अगले साल देते हैं, भले आपकी इनकम 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, भले आप कितनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अगर आप टैक्स की चोरी करने के मोटिव से बेचते हैं तो सेम ईयर में टैक्स लिया जाता है। यहाँ कहीं नहीं बोला गया कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, मिस्टर बिजी डिसकंटिन्यू हिज बिजनेस ए बट कंटिन्यू विद बिजनेस बी, आपने एक बिजनेस बंद कर दिया पर दूसरा तो चालू है ना आपका। ये रूल तब लगता है जब आप सारे बिजनेस बंद कर दिए। तो आपने पढ़ा था अगर एसएससी अपने सारे बिजनेस बंद कर देता है तो नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होता, तो सेम ईयर में टैक्स देना होता है। पर यहाँ तो एक ही बिजनेस बंद कराया, दूसरा बिजनेस चालू है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी आपको नेक्स्ट ईयर ही रूल टैक्स देना होगा। 3 firms had joined together to conduct a mega entertainment event to be held after 2 months, 3 फर्म मिलके एक एग्रीमेंट करती हैं, साथ में आती हैं कि 2 महीने बाद कोई इवेंट होने वाला है, पोस्ट विच द एसोसिएशन डिसॉल्व, और उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। यानी 3 फर्म है, तीनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 3 महीने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इवेंट होने वाला है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद हम डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ वो रूल लगेगा। आपने पढ़ा था कोई एओपी है, बीओआई है। एओपी होगा ये एसोसिएशन पर्सन की फर्म है, अगर केवल नेचुरल पर्सन होते तो आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते, यहाँ पे नेचुरल पर्सन ही, फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म। तो कोई एओपी है और बीओआई है या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो सेम ईयर में ही फॉर्म होता है और सेम ईयर में डिसॉल्व होता है, यानी बनता भी सेम ईयर में है और ख़त्म भी सेम ईयर में ही हो जाता है, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, आपको सेम ईयर में टैक्स देना होगा। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 174A, ये वही था, सेम ईयर में आप बन रहे हो, सेम ईयर में डिसॉल्व हो रहे हैं आप। इनकम ऑफ विच एंट्री कैन बी टैक्स इन द करंट ईयर इटसेल्फ फॉर द पीरियड अप टू विच डेट, आपने पढ़ा था सेम ईयर में टैक्स लगेगा इन पे, तो मैं सेक्शन 174 इसी पे था। कोई एओपी है, बीओआई है और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो सेम ईयर में ही फॉर्म होता है और सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाता है, तो जिस दिन वो खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उस दिन तक का सेम ईयर में टैक्स आपको पे करना होगा। सेक्शन 175 वो था कि अगर आप कोई पर्सन है वो टैक्स के चोरी करने की मोटिव से अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है तो अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में टैक्स देना होगा। सेक्शन 175 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मैंने लिख रखा है शॉर्ट में। इनकम ऑफ विच पर्सन कैन बी टैक्स इन द करंट ईयर इटसेल्फ, सेम ईयर में टैक्स लगेगा फॉर द पीरियड अप टू विच डेट, एनी पर्सन अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग बाय असेसिंग ऑफिसर, जब असेसिंग ऑफिसर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा तो उस डेट तक का टैक्स आपको हाथों हाथ देना होगा, अगले साल का वेट नहीं किया जाएगा। When can accelerated assessment be made under section 1? Accelerated आप पे इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, असेसमेंट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 176। सेक्शन 176 लास्ट एक्सेप्शन था कि अगर कोई बिजनेस आप बंद कर देते हैं और मतलब बिजनेसेस बंद कर देते हैं आप, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, आपको सेम ईयर में जितना आपने कमाया उस पर टैक्स देना होगा। तो वेयर एनी बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर हैज़ डिस्क्रिशन टू आइदर चार्ज इनकम इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, या तो वो आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले सकता है जिस साल आप कमा रहे हैं, और इन द यूजुअल असेसमेंट ईयर, अगले साल यूजुअल मतलब नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में भी टैक्स ले सकता है। तो आपने पढ़ा था 5 एक्सेप्शन आए थे। पहला था नॉन रेजिडेंट वाला सेक्शन 172 जो आपने पढ़ा था, फिर सेक्शन आपने पढ़ा था नेक्स्ट 172 वाला कि अगर सॉरी नॉन रेजिडेंट तो होगी आपके यहाँ पर, फिर सेक्शन 174 था कि अगर कोई परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो सेम ईयर में टैक्स लिया जाएगा। तीसरा था सेक्शन 174 है, कोई एओपी बीओआई है और वो सेम ईयर में ही फॉर्म होते हैं, सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो भी सेम ईयर में टैक्स दिया जाएगा।
और फोर्थ पॉइंट था कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें 175 सेक्शन 175 कि अगर कोई पर्सन टैक्स की चोरी के मोटिव से अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर रहा है तो भी अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में टैक्स दिया जाएगा। और सेक्शन 176 आया था कि अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, आपके सारे बिजनेस बंद कर दिए सेम ईयर में, तो फिर आपको अगले साल का वेट नहीं होगा, उसमें सेम ईयर में टैक्स देना होगा। पर इसमें असेसिंग ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी, मतलब सेक्शन 176 में पावर दी गई थी, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो सेम ईयर में भी टैक्स दे सकता है और चाहे तो नेक्स्ट ईयर में भी ले सकता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि बताइए असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर किस में है। तो मैं पढ़ देता हूँ, बिजनेस प्रोफेशनल विच इज डिस्कंटिन्यू, केवल इसमें ही है, बाकी किसी में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और केवल इसी पॉइंट में था कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को पास जो पावर है वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी वही कह सकता है कि कोई बात नहीं, अगले साल टैक्स आप पे कर देना। चलिए इतना ही करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी और क्वेश्चन है, इसकी एक क्लास और होगी, तो इससे क्या होता है क्वेश्चंस पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाता है। तो प्लीज़ आप स्किप ना किया करें, क्वेश्चंस को आप सुन के याद हो जाता है तो सुना करें। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप वीडियो लगा के आप उसको सुनना करें, भले ही जो नहीं देखना, आप मोबाइल साइड में रख दें और उसे सुनते रहें। सुनने से काफ़ी चीज़ें याद होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कहाँ से आप पढ़ रहे हैं और क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, कौन से स्टेट से हैं। और कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।